हमने आपको मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल बता दिया था। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर के बारे में आपके वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डेफिनेशन और थोड़ी सी बात से काम चलाना है। पावर का अगर हम मतलब समझें तो पावर होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। इसको हम अगर P से रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी dW/dt। इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन करने की जो रेट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। हमने कहा ये dW/dt होगा, तो पावर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं d/dt। इसको लिख सकते हैं F.x। फोर्स बताया था क्या होता है, F.x होता है। या इस पावर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इस डॉट प्रोडक्ट से आ रही तो यहाँ से पता भी पड़ रहा होगा, अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है तो ये dx/dt हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स। तो ये फोर्स और वेलोसिटी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब हम P को ऐसा भी लिख सकते हैं, जो पावर होगी ये हो जाएगी आपकी Fb cos थीटा। क्योंकि दो वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, उनके बीच के एंगल का कॉस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अब आपको जितने अच्छे से फोर्स निकालना आएगा उतने अच्छे से आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इसकी डायमेंशन पूछी जाती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं या यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या क्या होगी। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट तो होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का मतलब होता है जूल, अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं। या इसी को हम अर्ग पर सेकेंड लिख सकते हैं CGS में, ठीक है। एक तो ये यूनिट हो जाएगी MKS में, ये हो जाएगी आपकी CGS में। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि पावर की और क्या यूनिट हो सकती है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें बना ये क्या होगा, फोर्स होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, इनटू में मीटर पर सेकेंड, ऐसा। अरे न्यूटन हो जाएगा ये, मीटर पर सेकेंड। या वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। इसको न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को और क्या कहते हैं, कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो कहते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू में क्या है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो आप इसको पूरा लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। और CGS में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये CGS में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके अगर डायमेंशन की हम बात करते हैं तो इसका डायमेंशन क्या क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ द पावर। डायमेंशन ऑफ पावर का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। और डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा आपका mLT-2 और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1। तो ये क्या हो जाएगा, mL² T-3
ml² T-3, ये ठीक है। इसकी जो पावर होती है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम को ही पावर कहते हैं। तो ये जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये सारी चीजें जो हैं इनको हम एमकेएस में लिखते हैं और इनको हम वाट भी कहते हैं। इनकी एक यूनिट क्या होती है, वाट भी होती है। तो इतनी बड़ी चीज को हम एक वाट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। और एक बड़ी यूनिट इनकी होती है हॉर्स पावर, तो उसकी भी हम बात करेंगे। नोट करिए पहले इसको। तो ये पावर की यूनिट हो गई। मैंने कहा कि पावर की एक यूनिट और होती है जो इसी जूल पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, वाट। अगर हम यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो यूनिट ऑफ पावर में इसी जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है। और ये जो वाट होता है, ये क्या होता है, एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, एचपी से लिखते हैं इसको, ये। और जो एक हॉर्स पावर होती है, बड़ी यूनिट होती है, वो 746 वाट होती है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, 740 वाट। ये एक यूनिट पावर की जो यूज होती है, जो आप पावर कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो पावर कंजप्शन होता है इन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो उसमें जो पावर आती है वो होती है आपका किलोवाट आर, ठीक है। उसको किस टर्म में लिखते हैं हम, किलोवाट आर में, ये। और इस किलोवाट आवर को कैलकुलेट करके उसको हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये यूनिट है। और तभी आपका जो बिल आता है वो आप बोलते हो कि इतनी यूनिट बिल आया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि उस यूनिट के हिसाब से हम बिल को क्या करते हैं, देते हैं। अब जो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कमर्शियल एरियाज जहाँ है, सबका अलग अलग यूनिट वाइज बिल है। जैसे हम मानते हैं कि 5 रुपए पर यूनिट बिल है, तो आपने नंबर ऑफ यूनिट निकाल ली, तो उससे क्या निकाल लेंगे, हाँ आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो वो होता है किलोवाट आर होता है। इसको क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट आर। तो किलोवाट आर में क्या, यहाँ पर पावर ही तो लिखते हैं किलोवाट में, और इनटू कितने घंटे चल रही है। तो पावर में क्या करना है आपको, जब कभी भी इस टाइप की चीज़ों को, यूनिट को आपको कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कि कितने आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हैं, ठीक है, और वो कितने पावर में है, उनको सबको क्या करते हैं, एड अप करते हैं, सम अप करते हैं। और जब वो टोटल पावर पता पड़ जाती है हमको, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि वो कितने आवर तक चल रहा है, ठीक है। जैसे अगर पूरे महीने का लेना है, तो पहले एक दिन में कितना चलता है, एक दिन में अगर 4 घंटे चलते हैं, तो 4 इंटू में पूरे महीने के लिए मतलब 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 30 से पूरा आर निकल आएगा। और कितने पावर में चलता है, वो पावर वाट में निकाल के उसको किलोवाट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, वाट का किलोवाट हो जाएगा,
ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, यूनिट निकालते हैं और फिर उस यूनिट को क्या करते हैं, बिल के फॉर्मेट में रखते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पावर के अबाउट रहा है, ठीक है ना। पावर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको क्या कर देगा, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फोर्स दे देगा किसके फॉर्मेट में, आई जे के फॉर्मेट में, और आपका वेलोसिटी दे देगा 2i + 3j + k के फॉर्मेट में, और आपसे पावर पूछता है। तो पावर यहाँ पर करने का मतलब सीधे हुआ कि आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता। तो F.B करके आप क्या कर लेंगे, पावर निकाल लेंगे। तो ये तो सीधे सीधे ओवरऑल क्वेश्चन वेक्टर टाइप का हो गया। तो उसमें i का i के साथ करते हैं तो 2i i1 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा। तो ये 3 to 5 + 1, ये 6 जूल पर सेकंड हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप, इसको अगर न्यूटन में देता है और इसको मीटर पर सेकंड में। तो ये एक आसान सा तरीका है कि आपसे पावर पूछ ले। बाकी अगर किसी भी तरीके से पावर पूछता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पावर के अबाउट सारी बातें हो गई। अब हम लोग नया एक दूसरा इसी चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक है, कोलिजन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया। कोलिजन जिस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है, पहले उस टॉपिक को समझते हैं कि वो टॉपिक कौन सा है। कोलिजन तो ये मान के चलते हैं जो एक सब टॉपिक है। यहाँ पर जो हमको पढ़ना है एक्चुअल में, ये पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। मैंने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो p होता है, ये होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो होता है नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, ये बताया। या इसी को लार्ज चेंज के लिए, मोमेंटम में लार्ज चेंज की अगर बात करते हैं तो ये ΔP/ΔT है। ठीक है, और अगर ये ΔP/ΔT है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ΔT, ये होगा F एक्सटर्नल या F नेट। कहीं पर भी अगर नेट फोर्स क्या है, 0 है, किसी भी जगह पर अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, देन इट इज द कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसी सिचुएशन में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। कैसे, अगर ये टर्म हमने 0 रख दिया तो इसी क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपान में ΔT, और ΔT को इधर लाएंगे तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 इंटू ΔT, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो P फाइनल है इट इज इक्वल टू P इनिशियल। तो इसी बात को तो हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, कंजर्व है। जो फाइनल मोमेंटम था, जो इनिशियल मोमेंटम था, वही फाइनली बना हुआ है। या इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि M इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल। ये इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ये इसी बात को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंडीशन इज दैट
नेट फोर्स विल बी जीरो। क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? इट शुड बी जीरो। डेल्टा एफ या एफ एक्सटर्नल, इट शुड बी जीरो। इट इज द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपको वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। जहां जहां पे आपको लगे कि नेट फोर्स जीरो, वहां पे आप क्या अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। नोट करिए इसको। तो ये कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब जहां जहां नेट फोर्स जीरो होगा वहां वहां आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि पी फाइनल क्या हो जाएगा? पी इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखते हैं कंडीशन कहां कहां लगती है। तो इस कंडीशन के कुछ एग्जांपल हैं जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है उस इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जहां जिस इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका एक एग्जांपल तो कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन नेट फोर्स क्या होता है? एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन नेट फोर्स जीरो होगा। दूसरा, एक्सप्लोजन एक टर्म होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लोजन या रेडियो एक्टिव इमिशन, इस दौरान भी मोमेंटम कंजर्व होते हैं। और बहुत सारे इवेंट हैं जहां पर नेट फोर्स उस इंस्टेंट पे जीरो होते हैं। इनमें से केवल आपको कोलिजन पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि क्या होता है कोलिजन और एक्सप्लोजन या रेडियोएक्टिव। कोलिजन का मतलब अगर शाब्दिक अर्थ पे जाए, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? तो वर्ड मीनिंग इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दो चीजों की टक्कर, आपस में दो चीजें क्या कर जाए? कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। बाकी क्या होता है वो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लोजन का मतलब होता है एक ही चीज क्या करे? फट के ब्लास्ट करके क्या करे? एक्सप्लोड करके कई चीजों में क्या करे? कई मास में ब्रेकडाउन हो। तो एट द इंस्टेंट ऑफ just after and just before of the explosion and just before and just after of the collision, जो मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं, बिकॉज एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन और एक्सप्लोजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। क्लियर? और रेडियो एक्टिव इमिशन भी एक टाइप का क्या है? अगर देखें तो एक टाइप का एक्सप्लोजन। इससे भी क्या होते हैं कि एक बड़े न्यूक्लियस से कुछ छोटे न्यूक्लियस क्या होते हैं? इमिट होते हैं, निकलते हैं। क्लियर? तो ये सारी घटनाएं क्या हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब उस टाइम पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है? अगर हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन का मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं, जब दो बॉडी आपस में क्या करती हैं? कोलाइड करती है। लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम समझें कि ये क्या, इसको कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा एक फिजिक्स की भाषा में। तो फिजिक्स की भाषा में आपकी बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये केवल मीनिंग नहीं लिखी हुई है कि दो चीज़ों के टक्कर को हम कोलिजन कहते हैं, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। जैसे कोलिजन को हम ये बोल दें कि
इट इज इवेंट या ऐसा इवेंट है जब दो या दो से अधिक बॉडी एक ही प्लेस को क्या करे, एक ही टाइम पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये वो सिचुएशन है जब दो या दो से अधिक बॉडी क्या करेंगी, एक ही प्लेस को एक ही टाइम पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इफ टू और मोर देन टू बॉडी ट्राई टू ऑक्यूपाई सेम स्पेस एट अ सेम टाइम। अब जैसे ये बॉडी है और एक कोई दूसरी बॉडी है और भी बॉडी है, इस छोटे से स्पेस को एक ही समय पे एक ही साथ क्या करना चाहती हैं, अगर इस पे आके इसको पे रुकना चाहती हैं, ऑक्यूपाई करना चाहती हैं, तो उनसे जो इवेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, जो रिजल्ट होगा। क्लियर। तो कोलिजन क्या है, इफ टू आर मोर देन टू बॉडी ट्राई टू ऑक्यूपाई सेम स्पेस at a same time, if two or more than two body try to occupy same space at the same time, then event is called collision. उस इवेंट को क्या बोलते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर कोलिजन में आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कई तरीके के कोलिजन होते हैं। तो पहले अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, इसके बिहाफ पे कोलिजन दो तरीके के होते हैं। एक तो आपको वन डायमेंशनल कोलिजन समझना है, और दूसरा आपके सिलेबस में थोड़ा सा टू डायमेंशनल कोलिजन। ये और दूसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बेसिस पे दो तरीके के होंगे। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और दूसरे को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक, नोट कर लीजिए इसको।
तो ये जो हेड ऑन कोलिजन है या वन डायमेंशनल कोलिजन है, वन डायमेंशन का मतलब ही होता है एक लाइन के अलाउंग, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, दोनों एक सिंगल लाइन के अलाउंग होंगे, तो इसको हम वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं, या इसी को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। ये हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं इसको। और टू डायमेंशन में तो टू डायमेंशन होता ही है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक। पहले वन डायमेंशन टू डायमेंशन की बात समझते हैं, फिर इलास्टिक इनइलास्टिक समझते हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरे को अप्रोच कब करेगी, जैसे इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, उस समय इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कुछ और है, v2 है, किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। ये एक दूसरे को अप्रोच तब करेंगे जब क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो, ये वाली वेलोसिटी कम हो, तभी तो करेंगे। और अप्रोच करने के बाद ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो ये इनका जो कोलिजन है, मान लेते हैं यहां पर होता है, ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, इस तरीके से इंपैक्ट बना, ये कोलाइड करते हैं, और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें नॉर्मल खींचेंगे तो ये लाइन लाइन ऑफ कोलिजन होती है ये। और आफ्टर कोलिजन फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसको नीचे बना दे रहा हूं मैं, ये बिफोर कोलिजन आपको दिखाया गया है, और इसके बाद जो आफ्टर कोलिजन है वो यहां दिखा रहे हैं कि ये कोलाइड करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी वेलोसिटी थोड़ा ऑब्लिक हो, ऐसी हो, तो इनके लाइन ऑफ कोलिजन या इनका जो कांटेक्ट होगा वो किसी भी तरीके से होगा, तो ये दोनों एक लाइन पे ना जा करके, मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद एक इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, वो इधर की तरफ जा रहा है। ये मान लेते हैं v1 है और ये v2 है, इसको u1 u2 कह देते हैं, इस इनिशियल वेलोसिटी को। मास अभी भी वही है, और ये फाइनल v1 v2 हो जाता है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ये देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। ये जो आपका लाइन था, ये इस लाइन से मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल क्या है, θ2 है। क्लियर? तो पहली केस जो मैंने आपको बताई कि ये वन डायमेंशन कब होगा, ये वन डायमेंशनल तब होगा, वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन ये तब होगा जब θ1 किसके इक्वल हो जाए, θ2 के, और दोनों एक लाइन पे जाए, एक लाइन पे कोलिनियर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये वन डायमेंशनल कोलिजन है। और जब ये थीटा अलग अलग हो, इफ θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, तब ये कंडीशन किसकी है, ये टू डायमेंशनल कोलिजन की है। ये तो मैं वो समझा रहा हूं कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन होते क्या है। एक तो इसको बना लीजिए, दूसरा यहीं पर हम इलास्टिक और इनइलास्टिक को भी बता देते हैं, फिर उसके बाद कोलिजन पढ़ते हैं। नोट करिए इसको।
ये आपका हो गया 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। यहीं पर हम इलास्टिक और इनइलास्टिक भी समझ लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। इसको इधर लिखते हैं। जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी, मोमेंटम तो दोनों जगह कंजर्व होगा ही होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के तो होगा ही होगा, ये तो दोनों में होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा ही, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा दोनों में। बस सेकेंड कंडीशन क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहेगी। देयर इज नो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब जो डेल्टा के होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कोई भी सरफेस या किसी भी बॉडी से एक दूसरी बॉडी टकराएगी तो ऐसा नहीं होता कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। ये हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए हाफ m2v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1v1 प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये होता है कौन सा कोलिजन? इलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए इसका जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस होगा। सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहीं पर एक टर्म होता है कि जैसे दो अलग अलग बॉडी मूव कर रही है, ये मान लेते हैं U1 से कर रही है, U2 से कर रही है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये आफ्टर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन की इवेंट है, और ये दोनों कोलाइड करें, और कोलाइड करने के बाद ये एक दूसरे से चिपक जाए, स्टक कर जाए ना, और स्टक करके ये बड़ा गोला बन गया m1 प्लस m2 का, और इनकी एक कॉमन वेलोसिटी भी हो गई। तो इस टाइप के इनइलास्टिक कोलिजन को इधर नहीं दिख रहा है, इसको नीचे बना दे रहे, इधर कि एक बड़ा गोला बना लिया, दोनों आपस में चिपक गए, स्टक कर गए, और इसका मास m1 प्लस m2 के बराबर हो गया, दोनों के सम के, और एक कॉमन वेलोसिटी v को इसने अडॉप्ट कर ली। तो इस टाइप के कोलिजन को हम कहते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। जब क्या कर जाए, उसी से जाके स्टक कर जाए, जब दो कोलाइडिंग बॉडी स्टकिंग टू ईच अदर, तो ऐसा माना जाता है कि इसने अपनी कंप्लीट एनर्जी को लूज करके उसके साथ हो गया है, तो इसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब समझ पाए, तो यहां से हम एक और टर्म आपको बता दे रहे हैं,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है आफ्टर द कोलिजन बॉडी स्टक टू ईच अदर। स्टक टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपक जाए और एक कॉमन बॉडी, एक कॉमन पोटेंशियल मोमेंटम जब बना ले, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, सबका मतलब समझ में आया? नोट करिए इसको जल्दी से, हो गया। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल, जैसे ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है। ये कोई दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। दोनों एक ही लाइन के नाम है, वन डायमेंशन का मतलब यही हुआ। और फिर ये कोलाइड करती हैं और ये इनका लाइन ऑफ कोलिजन है। ये वन डायमेंशन तभी होगा जब इनका लाइन ऑफ कोलिजन इन बॉडी के कोलिनियर हो जाए। और लाइन ऑफ कोलिजन निकालने का तरीका ये होता है कि ये जब कोलाइड जिस लाइन के अलाउ करेंगी, जहां पर ये टच करेंगी वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये जो लाइन आती है ये होती है लाइन ऑफ कोलिजन। ये एलओसी का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे आप, लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी फिर से v1 हो जाती है और मास m1 है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये v2 हो जाती है और मास m2। तो इसमें एक कंडीशन तो ये पक्का होगी कि एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है देन फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहां से इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या है इनिशियल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, m1 b1 प्लस m2 b2 के। ये दिख रहा है, m1 b1 प्लस m2 b2 के इक्वल होना चाहिए। ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये कंडीशन है किसके, इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का मतलब ये हुआ
कि जस्ट बिफोर, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन पे क्या है, मोमेंटम का नेट फोर्स जीरो है, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, पी इनिशियल का मतलब होता है मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, और फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये पी इनिशियल और पी फाइनल का जो मीनिंग है सही सही, वो जस्ट बिफोर कोलिजन है और जस्ट आफ्टर कोलिजन है। क्लियर है? तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन में ये कुछ बातें आपके लेवल में, जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ और ये सब चीजें पढ़नी है। तो नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म से उसको बताते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका अगले टर्म पे खत्म हो जाएगा ये टॉपिक चैप्टर।